हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा, ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्लास, एक सिंपल इमेजिनेशन करो। इंडिया को क्रूड ऑयल चाहिए, सेलर यूएस में है। क्वेश्चन आता है, पेमेंट किस करेंसी में होगा? तो आंसर क्या है? यूएस में पेमेंट होगा डॉलर्स में। और जैसे ही डॉलर आया, एक और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आया। $1 के हम इंडिया में कितने रुपए देंगे? बस यहीं से स्टार्ट होता है अपना चैप्टर यूनिट 4, एक्सचेंज रेट्स का कंसेप्ट। मंत्र याद रखो दोस्तों, एक्सचेंज रेट सिर्फ करेंसी का रेट नहीं होता, ये इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिवनेस का सिग्नल होता है। इसलिए अपने टॉपिक का नाम है एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक्स इफेक्ट्स। अब हम सिर्फ क्या नहीं पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे क्यों, कैसे और उसका इंपैक्ट क्या होगा। नाउ एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज एक्सचेंज रेट? तो गाइस, मीनिंग बड़ा सिंपल है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक कंट्री की करेंसी का वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में। यस, मतलब सिंपल बात करूं तो एक देश का पैसा इज इक्वल टू दूसरे देश के पैसे में कितनी वैल्यू होगी। नाउ एग्जाम्पल अगर देखो तो $1 इज इक्वल टू 75 इंडियन रुपीज। मतलब $1 खरीदने के लिए इंडियंस को इंडियन करेंसी का 75 रुपीज देना होगा। नाउ इसका मतलब, ना यहीं से हमें पता चलता है रुपी डॉलर के कंपैरिजन में वीक है या स्ट्रांग है। यूएस का 1 और हमारे 75 बराबर। नाउ फाइन, लेकिन अब सवाल यह है, स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सिर्फ एक्सचेंज रेट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जरूरत है एक्सचेंज रेट्स की? आंसर है लॉजिकल गाइस, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, फॉरेन करेंसी में गुड्स बाय और सेल करने के लिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी में ही होते हैं, इसलिए एक्सचेंज ना रेट के बिना प्राइसिंग इम्पॉसिबल है। दूसरा रीजन हो सकता है, नाउ फॉरेन करेंसी में बोरो या लेंड करने के लिए, लोन्स लेने और देने के लिए। गाइस, यस, फॉरेन लोन सब एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। तीसरा, टूरिज्म। फॉरेन ट्रेवल के टाइम पे रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप इंडिया से यूएस जा रहे हो तो वहां रुपीस नहीं चलता, आपको डॉलर ले जाना होगा। नाउ नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। हमारे इंडिया में जो एफडीआई और एफपीआई के रिटर्न कैलकुलेट होते हैं, वो एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। ओ यस, तो गाइस, एक्सचेंज रेट आप कह सकते हो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ट्रेड को, कैपिटल इनफ्लोस को, टूरिज्म को एंड ग्रोथ को। राइट, यस। अब देखो, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कोट, ये कंसेप्ट एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो डायरेक्ट कोट क्या होता है। डायरेक्ट कोट का मतलब है, डायरेक्ट कोट बनता है डोमेस्टिक करेंसी के कितने यूनिट चाहिए एक यूनिट फॉरेन करेंसी के लिए। ओके, मतलब एक फॉरेन करेंसी को खरीदने, एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए
आपको कितना इंडियन रुपीस देना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट कोट कहते हैं। गाइस, एग्जाम्पल है 72 रुपीज पर यूएस डॉलर, मतलब $1 खरीदने के लिए 72 रुपीज देने पड़ेंगे। तो गाइस, डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू बेस करेंसी। फॉरेन करेंसी बेस करेंसी होती है और डोमेस्टिक करेंसी प्राइस करेंसी होती है। ओके, अगर आपको डायरेक्ट कोट का एक फॉर्मूला है जो इनडायरेक्ट कोट से डिराइव होगा, 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट। ना इनडायरेक्ट कोट कैसे आएगा वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अब इनडायरेक्ट कोट देखो, जो डायरेक्ट कोट का पूरा ऑपोजिट है। इनडायरेक्ट कोट बताता है कि फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट्स मिलेंगे 1 यूनिट डोमेस्टिक करेंसी के लिए। नाउ गाइस, मतलब 1 रुपीस देने पर मुझे $0.0139 मिलेंगे। तो यहां पर बेस करेंसी इज अ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू बेस करेंसी। अगर आपको इनडायरेक्ट कोट डिराइव करना है तो 1 अपॉन डायरेक्ट कोट कर दीजिएगा। 1 अपॉन डायरेक्ट कोट मतलब, ना मेरे इस एग्जाम्पल में $1 का 72 रुपीज था, तो 1 अपॉन अपना डायरेक्ट कोट क्या है 72 रुपीज, तो आपको 0.0139 आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट कोट निकालना है तो 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट इज $0.139, उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 72 आ जाएगा। ओके, तो ये था डायरेक्ट कोट जिसका बेस इंडियन करेंसी मतलब डोमेस्टिक करेंसी, और इनडायरेक्ट कोट जिसका बेस फॉरेन करेंसी। ऑल ऑफ यू, अरे समझा। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सचेंज रेट्स के टाइप्स पे। यस, थोड़ा टेक्निकल है। नाउ लिसन, अब हम सिर्फ नंबर से आगे जा रहे हैं, अब इकोनॉमिक मीनिंग समझेंगे। हमारा टॉपिक है नॉमिनल, रियल एंड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। क्या होते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट? गाइस, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक सिंपल एक्सचेंज रेट है जिसमें इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं होती। इसमें इन्फ्लेशन इज नॉट कंसीडर्ड। पर्पस क्या है इसका? एनईआर फॉरेन गुड्स की डोमेस्टिक प्राइस निकालने के लिए यूज होता है। नाउ इट इज यूज टू फाइंड डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। बराबर। इंपॉर्टेंट लॉजिक, ट्रेड एनईआर से डिसाइड नहीं होता। बहुत सिंपल, ट्रेड एनईआर से डिसाइड नहीं होता, वो सिर्फ एक एक्सचेंज प्राइसिंग है। ट्रेड आरईआर से डिसाइड होता है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रियल एक्सचेंज रेट। नाउ क्योंकि एनईआर परचेजिंग पावर को एक्चुअली इग्नोर करता है, मतलब ना एक लाइन में बोलूं, एनईआर और आरईआर दोनों में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, वो है इन्फ्लेशन। एनईआर इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करता ना, और आरईआर इन्फ्लेशन कंसीडर करता है। तो अगर आप एनईआर में इन्फ्लेशन इंक्लूड कर दो तो आरईआर बन जाए, इसलिए तो इसका नाम है रियल एक्सचेंज रेट। नाउ अब देखो, रियल एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। आरईआर एनईआर एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करता है, तो इट इज एडजस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर इन्फ्लेशन, गिविंग मोर एक्यूरेट मेजर फॉर करेंसीज परचेसिंग पावर। ये एक्चुअल परचेसिंग पावर को शो करता है क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है। ओ, आरईआर का पर्पस क्या होता है सर? गाइस, आरईआर का पर्पस है, आरईआर आंसर देते हैं एक कंट्री के गुड्स दूसरी कंट्री के गुड्स के कंपैरिजन में कितने सस्ते हैं और कितने महंगे हैं। ओके, यस, इसे तो कहा ये प्राइस कंपैरिजन के काम आता है, और इन्फ्लेशन प्राइस को नाउ चेंज करता रहता है। एम आई करेक्ट? यस। नाउ आरईआर की डिटर्मिनेंट ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स है। अगर आरईआर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा, और आरईआर कम होगा तो इंपोर्ट अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्या बात करो, यस, ये नेट एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट करता है। अगर आपको आरईआर कैलकुलेट करने के लिए आया तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे एनईआर, जो कि एग्जाम में दिया होगा, इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस। क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस जो करंट प्राइस लोगे वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देगा। ओके, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
और नॉमिनल एक्सचेंज रेट से नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब जब नॉमिनल वर्ड आ गया है तो एक चीज याद रखना, ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर रहा। तो सर लेकिन फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या फर्क है? गाइस 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 गाइस, ये एनईआर में वेटेड एवरेज को कंसीडर करते हैं। मतलब एनईईआर होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट का वेटेड एवरेज मल्टीपल करेंसी के अगेंस्ट। यस गाइस गाइस गाइस, जब एक ही करेंसी के साथ किसी अपने इंडियन करेंसी को कंपेयर करना हो तो एनईआर, लेकिन जब मल्टीपल करेंसीज के साथ आपको इंडियन करेंसी का कन्वर्जन निकालना हो तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो देखो, इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ कंट्रीज करेंसी रिलेटिव टू द बास्केट ऑफ अदर करेंसी। मतलब मल्टीपल करेंसी के अगेंस्ट अगर आपको एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है तो एनईईआर लेंगे। ओके, नाउ बट विदाउट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स। नॉमिनल का मतलब ही है इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करता, बराबर। तो गाइस एनईआर बनता बताता है ओवरऑल करेंसी स्ट्रेंथ और मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट। मतलब ट्रेडिंग पार्टनर्स, बराबर, आप ग्रुप्स देख सक चुके हो नाउ। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब मल्टीपल करेंसी के अगेंस्ट, ताकि हम एक्सचेंज रेट्स के ऊपर डिसीजंस ले सकें। ओके गाइस, एनईआर का फॉर्मूला होगा वेट एनईआर का सम। नेक्स्ट है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रियल एक्सचेंज रेट से निकला है। अगेन इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे लेकिन एनईआर के साथ फॉर इन्फ्लेशन रेट बिटवीन दी कंट्रीज। भाई एनईआर और आरईआर में सिर्फ इन्फ्लेशन का फर्क है। अरे बराबर, यस, आरईआर बेस्ट होता है। वाई आरईआर बेस्ट? बिकॉज गाइस इकोनॉमिक वाइड कॉम्पिटिटिवनेस शो करता है और एनईआर से ज्यादा एक्यूरेट होता है। ओके, अब देखो कंक्लूजन। कंक्लूजन गाइस बड़ा सिंपल है, यहां पर एमसीक्यूज डोमिनेट करता है। इंपैक्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो देखो एनईआर आरईआर एनईआर आरईआर अगर हाई हो गए तो डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होगी, एक्सपोर्ट फॉल होगा, इंपोर्ट राइज होगा, सबका सेम इंपैक्ट है। और अगर एनईआर आरईआर लोअर हो गए तो इसे कहते हैं डोमेस्टिक कंट्री करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप्स आपको याद रखने होंगे, ऑल ऑफ यू। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंज रेट रेजिम्स। कितने टाइप के एक्सचेंज रेट्स नाउ फ्लोट करते हैं गाइस। अब पॉलिसी एंगल से समझेंगे इस टॉपिक को। नाउ दो टाइप के एक्सचेंज रेट रेजिम है, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम और एक फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम। एक एक करके समझते हैं, बाकी डिस्टिंग्विश है आप कंपैरिजन करके बहुत अच्छे से समझेंगे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम का मतलब है यहां पर एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस से, वो है डिमांड और सप्लाई। और आपने नाउ इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई के कंपैरिजन में तो वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें भी मार्केट में अगर मान लीजिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम है, तो इंडिया की करेंसी के कंपैरिजन में यूएस डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यूएस डॉलर्स की सप्लाई ज्यादा है और इंडिया में यूएस डॉलर्स की डिमांड कम है, तो गाइस यूएस डॉलर नाउ की वैल्यू इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में गिरेगी और इंडियन करेंसी स्ट्रांग होगी। तो गाइस फ्लोटिंग का मतलब है इट इज हाईली फ्लक्चुएटिंग, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट्स फिक्स होते हैं बाय अ मार्केट फोर्सेस। नाउ टारगेट रेट, गाइस व्हाई इट एग्जिस्ट, क्यों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कंसीडर करते हैं? सिंपल लॉजिक है गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स के लिए। यस, इसमें टारगेट रेट प्री डिटरमाइंड नहीं होते क्योंकि ये ऑटो एडजस्ट होता है। ओके, नाउ गाइस इसमें रोल ऑफ सेंट्रल बैंक कितना है? सेंट्रल बैंक और आई कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट का। गाइस एक्सचेंज रेट फॉर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एकदम न्यूट्रल है, यहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता। ना टारगेट फिक्स नहीं होते, बराबर, ना कोई सेंट्रल बैंक का रोल नहीं होता।
यस, थोड़ा बहुत सिंबॉलिक हो सकता है। अगर एक हद से ज्यादा फ्लक्चुएशन रिस्की हो जाए कंट्री के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। तो सिर्फ एक्सेसिव फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है, बाकी कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं है। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नो इंटरफेरेंस फॉर एस्टैब्लिशिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। Yes, but sometime interference is intended for only moderating foreign exchange rate now and preventing under fluctuations. ओके, यस, कोई हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई एक्सचेंज रेट में, कंट्री के लोगों को रिस्क है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, बाकी ऑटो एडजस्ट होता है। ओके, गाइस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? गाइस, स्टेबिलिटी नहीं है गाइस। फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन अ मार्केट फैक्टर। हर पद बदलता बदलता है। इट इज हाईली वॉलेटाइल नाउ। बट गाइस, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अपने कुछ एडवांटेज है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब कोई भी कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं है। ये बहुत ही न्यूट्रल है। हर देश इस एक्सचेंज रेट पे भरोसा कर सकती है। नाउ, ये इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसीज है, अलाउ गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स ओन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हर कंट्री नाउ इस न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बना सकते हैं। Huge foreign exchange is not required. Guys, not required to maintain huge foreign exchange reserves. गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मार्केट में कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। तो जब जरूरत हो मार्केट से ले लो, जब जरूरत नहीं है मार्केट में वापस शिफ्ट कर दो। तो रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है। गाइस, रिजर्व्स रखना एक बर्डन है ना, बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। यस, तो ये तीन है एडवांटेजेस। लेकिन गाइस, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑफ कोर्स, ये वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट्स हैं गाइस, हाईली फ्लक्चुएशन है, इससे लोगों को काफी रिस्की लगता है ना। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड ना बहुत ही रिस्की हो जाते हैं। ये बिजनेस के कॉस्ट को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हाईली रिस्की है ना, तो बिजनेसेस अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा डरे से रहते हैं। एक तो बिजनेस करने का रिस्क, ऊपर से एक्सचेंज रेट का रिस्क। एम आई करेक्ट? नाउ, तो दो डिसएडवांटेजेस भी हैं, वॉलेटाइल है और ये कॉस्ट को काफी इंपैक्ट करता है। ये था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसका पूरा ऑपोजिट है फिक्स एक्सचेंज रेट। गाइस, फिक्स एक्सचेंज रेट नाम ही देखो ना, फिक्स्ड है, वो फ्लोटिंग था। नाउ, फिक्स का मतलब है लेस रिस्की। लेकिन गाइस, फिक्स एक्सचेंज रेट कोई मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं करता, हर कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। ओके, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक फिक्स करते हैं और इस एक्सचेंज रेट में एक्चुअली एक टारगेट होता है। ठीक है, हर कंट्री का गवर्नमेंट अपने करेंसी के एक्सचेंज रेट दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में फिक्स टारगेट रेट पे सेट कर सकते हैं। ओ, बट ये न्यूट्रल नहीं होता, ये बायस्ड होता है। दूसरी कंट्रियां इस रेजिम पे भरोसा नहीं करती। नाउ, व्हाई इट एग्जिस्ट? यहां पर रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस तो है ही नहीं। मतलब, फॉर एग्जाम्पल, नाउ मार्केट गया, मार्केट की कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट कहे कि हम $1 के बदले नाउ ₹60 ही देंगे, तो बस ये फिक्स हो जाएगा कि $1 के बदले ₹60। अब मार्केट क्या कहता है, उससे लेना देना नहीं। ओ, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ ह्यूज रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। बराबर, यस, ये स्टेबिलिटी गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? सिंपल, स्टेबिलिटी लाने के लिए और करेंसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम फिक्स एक्सचेंज रेट ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है, फिक्स एक्सचेंज रेट आजकल वही कंट्रीज फॉलो कर रही हैं ना, जो बहुत ही पुअर हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, ताकि उनके लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। बट ये बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। नाउ, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स गाइस, हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है। गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स कर दी वो लॉन्ग टर्म तक फिक्स रहेगी या डिसाइडेड डेट तक फिक्स रहती है। नाउ, एडवांटेज क्या है? ये ट्रेड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। नाउ, एक्सचेंज रिस्क को एलिमिनेट करती है, ऑफ कोर्स एक्सचेंज रिस्क नहीं रहेगा। नाउ, और मॉनेटरी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करती है। राइट, डिसएडवांटेज क्या है? मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, इसलिए न्यूट्रल नहीं है।
बराबर। नाउ देर इज नो मार्केट फोर्सेस का रोल, पॉलिसी फ्लेक्सिबल कम है ऑफ कोर्स। नाउ जब फिक्स एक्सचेंज रेट रहते हैं तो दूसरे देश जो इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं या डोमेस्टिक कंट्री से, वो उनकी पॉलिसीज पे डिपेंड नहीं रहते क्योंकि बायस हो जाता है। और गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए खुद का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, इसलिए उन्होंने उनको बहुत सारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, ताकि टाइम टू टाइम जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए अच्छी खासी फॉरेन करेंसी को मार्केट में सप्लाई पंप कर सके। और जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए खुद फॉरेन करेंसी खरीद सके। तो ह्यूज पैसा रिक्वायर्ड एंड गवर्नमेंट इज हाईली एक्टिव। तो फिक्स एक्सचेंज रेट समझे, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से रेट फिक्स होती है। फ्लोटिंग में मार्केट अपने आप डिसाइड करता है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट सर कौन सा फॉलो करती है? ऑफ कोर्स वी हर कंट्री नाउ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम करती है, लेकिन गवर्नमेंट तभी इंटरफियर करती है जब गवर्नमेंट को लगता है कि अब इससे ज्यादा रिस्क लोगों को नहीं होना चाहिए, तब गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है। ओके, नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। सर हमको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में समझा, रेजिम समझे, एक्सचेंज रेट समझे। नाउ तो अब समझो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, किधर है, कहां दिखाई देता है। नाउ ये कोई जगह है क्या? नहीं गाइस, अब आपको समझना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहां है, कहां से डॉलर्स रुपीस एक्सचेंज होते हैं, कहां से खरीदे जाते हैं, कहां बेचे जाते हैं, क्या है ये कंसेप्ट, कौन से एरिया में है ये मार्केट। तो फ्रेंड्स, ये सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई एक जगह नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड नेटवर्क है, जहां बायर्स एंड सेलर्स ऑनलाइन आकर नाउ, ठीक है, मिलते हैं और एक दूसरे के साथ करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ओके, नाउ तो इसका मतलब ये कोई जगह नहीं है, नहीं, ये कोई शॉप नहीं है, नहीं, ये कोई मॉल नहीं है, ये एक्सचेंज रेट ऑनलाइन मार्केट है, पूरे दुनिया में एक साथ ऑन रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। नाउ इस एक्सचेंज में मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? हु आर द पार्टिसिपेंट्स? तो पार्टिसिपेंट्स हैं सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट खुद, फॉरेन एक्सचेंज, मल्टीनेशनल फर्म्स, एनबीएफसीज, आर्बिट्रेजर्स, स्पेक्टिकुलर्स, ब्रोकरेज हाउस। गाइस बहुत सारी कंपनियां, बैंक्स, कमर्शियल बैंक सब इन्वॉल्व होती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो बाय और सेल सारी चीजें करती हैं। ओके, नाउ तो अब सवाल ये आता है, जब वो लोग एक्सचेंज रेट को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो कुछ टर्म्स आते हैं, स्पॉट, फॉरवर्ड एंड स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट। ये क्या है गाइस? स्पॉट मार्केट का मतलब है इमीडिएट डिलीवरी, स्पॉट रेट एप्लीकेबल। मतलब आपको तुरंत अगर डॉलर्स खरीदने हैं या तुरंत डॉलर्स के अगेंस्ट रुपीस खरीदने हैं या रुपीस के अगेंस्ट डॉलर्स खरीदने हैं, तो आप स्पॉट ट्रेडिंग में जाएंगे। स्पॉट ट्रेडिंग इज लाइक नाउ किराने की दुकान, पैसे दिए और तुरंत सामान खरीद लिया, उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। यहाँ पे आपको इमीडिएट डिलीवरी मिल जाएगी और स्पॉट रेट एप्लीकेबल होगा, जो करंटली मार्केट का भाव चल रहा है, बस आप तुरंत उसी भाव पे खरीद रहे हैं। फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट का मतलब है नाउ ये फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आप अभी फिलहाल ले तो रहे हैं, लेकिन आप खाली रेट फिक्स कर रहे हैं। ओके, नाउ बट ये फ्यूचर है। फ्यूचर मार्केट में हम डील कर रहे हैं, यहां पर आप आज फिक्स कर रहे हैं रेट्स, बाइंग रेट्स, लेकिन डिलीवरी फ्यूचर में आएगी। ये स्पॉट मार्केट का पूरा ऑपोजिट है। बराबर, यस। तो गाइस आपको दो वर्ड याद रखने पड़ेंगे, फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट। ये रिलेटेड टर्म्स हैं। फॉरवर्ड प्रीमियम का मतलब है फॉरवर्ड रेट इज मोर देन स्पॉट रेट, मतलब फ्यूचर का एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा स्पॉट रेट के कंपैरिजन में, उसे कहते हैं प्रीमियम। तो आज हम क्या करेंगे, आज ही हम बाय करेंगे और फ्यूचर में उसको बेच देंगे क्योंकि फ्यूचर में भाव बढ़ने वाले हैं, ये प्रेडिक्शन होता है। फॉरवर्ड डिस्काउंट का मतलब है ना फ्यूचर का एक्सचेंज रेट लेस होगा स्पॉट रेट में, तो आज बेचेंगे, फॉरेन करेंसी को फ्यूचर में खरीद लेंगे ताकि हम प्रॉफिट कमा लें।
ओके, तो जब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज मोर देन स्पॉट रेट इज कॉल्ड प्रीमियम, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। नाउ जब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज लेस देन स्पॉट रेट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिस्काउंट। फॉरवर्ड डिस्काउंट, समझा रिलेटेड टर्म्स? यस सर, समझ आया, क्या बात है। नाउ तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्चुअली एक वर्चुअल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, जहां पर एजेंसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सचेंज करती हैं, और अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो इंडिविजुअल बैंक्स में जाकर कन्वर्जन करवा सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड। अब आ जाओ, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब गाइस, ये डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट इट इज एन इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। इसमें यह समझाया गया है कि कब, नाउ फॉरेन करेंसी, अगर मैं इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी की बात करूं, तो कब इंडियन डोमेस्टिक करेंसी वीक हो सकती है और कब इंडियन डोमेस्टिक करेंसी, नाउ ठीक है, स्ट्रांग बन सकती है। ये डिपेंड करता है नाउ मार्केट के एक्सचेंज रेट पे, डिमांड और सप्लाई पे। तो ये इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट एक्चुअली इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिपेंड है। नाउ डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है, एक लाइन का कंसेप्ट है। प्रिंसिपल क्या है? द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड for foreign exchange in domestic foreign exchange market is determine the external value of domestic currency is called exchange rate। बराबर, यस। दूसरी कंट्रियों की करेंसी के सामने इंडिया की करेंसी की वैल्यू क्या है, उसे हम एक्सचेंज रेट कहेंगे। नाउ एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस होते हैं, लेकिन डिमांड कब बढ़ती है? जब इंपोर्ट बढ़ता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर आउटवर्ड, जब इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इंडिया के बाहर पैसा स्पेंड करने जाते हैं। और मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, या इंडियंस इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है। सप्लाई कब बढ़ता है? फॉरेन करेंसी की इंडिया में सप्लाई कब आती है? एक्सपोर्ट करने से। ना, जब फॉरेन में बैठे इंडियंस इंडिया में पैसा अपने घर वालों को भेजे, उसको बोलते हैं गिफ्ट्स या अवार्ड्स या फिर रेमिटेंसेस। यूनिलेटरल ट्रांसफर इनवर्ड होना चाहिए। और रिसिप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन कंपनियां इंडिया में पैसा लेकर आए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो फॉरेन इनफ्लो आता है, तब सप्लाई बढ़ती है। गाइस, तो डिमांड और सप्लाई के बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? यह है इक्विलिब्रियम। अगर आप देखेंगे ना, तो ये मेरे फॉरेन, इफ यू गोइंग टू सी वाई एक्सिस, एक्सचेंज रेट पे लिया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी ली है, ठीक है। अब देखो, सप्लाई और डिमांड यहां पर इक्विलिब्रियम हो रहे हैं, तो दिस इज द एक्सचेंज रेट। तो मान लो कि जहां पे इक्विलिब्रियम हुए हैं डॉलर्स की डिमांड और सप्लाई के लिए, वहां पे अगर 72 रुपीज है, तो इंडिया की करेंसी ना $1 की 72 रुपीज हो जाएगी। ओके, तो देखो, द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर intersect to determine equilibrium exchange rate as equilibrium quantity of dollar exchange। ऑल ऑफ यू, तो डिमांड ऑफ डॉलर और सप्लाई ऑफ डॉलर है। नाउ अगर डिमांड सप्लाई में चेंज होगा तो एक्सचेंज रेट में भी चेंजेस आएंगे। बराबर है ऑल ऑफ यू। नाउ अब वो कैसे चेंज आते हैं? तो पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से होता है, ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। अब देखो, कब डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यू होती है और कब डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होती है। ये रहा सारा का सारा गेम। डोमेस्टिक कंट्री करेंसी डिप्रिसिएशन एंड डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन। अब देखो, दो नाम है। डोमेस्टिक करेंसी का डिप्रिशिएट होने का मतलब है फॉरेन करेंसी का एप्रिशिएट होना, मतलब डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है। और डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिशिएट होने का मतलब है फॉरेन करेंसी का डिप्रिशिएशन होना। एम आई करेक्ट? यस। तो मीनिंग क्या है? डोमेस्टिक करेंसी कब डिप्रिशिएट होती है? गाइस, बहुत सिंपल है। जब डिमांड बढ़ जाए, ये देखो, ये मेरा सप्लाई है, दिस इज माय सप्लाई विच इज कांस्टेंट, और ये मेरी पहले ओरिजिनल डिमांड थी जिसको मैंने रेड में कन्वर्ट किया। बराबर, तो देखो, पहले एक्सचेंज रेट, अगर मेरी 100 क्वांटिटी $100 की डिमांड थी, डिमांड फॉर डॉलर इज 100 यूनिट्स, तो 70 रुपीज बराबर $1 की कीमत थी, मतलब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज देने होंगे। तब टोटल डिमांड कितनी थी? $100 की। अब मान लो कि इंडिया में डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई, 100 से 150 हो गई है। डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई, तो आपका डॉलर का डिमांड राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइस, आप
जैसे आपको एक नया इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां पे 75 रुपीज हो जाएंगे। ओ, इसे कहते हैं रुपीज का डेप्रिसिएशन होना। तो देखो, इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी। 70 रुपीज पर डॉलर से 75 रुपीज पर डॉलर हो गया, मतलब करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है इंडियन करेंसी। द एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इज इंक्रीज फ्रॉम 70 टू 75। जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ये डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होने से होता है। सिमिलरली डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट कब होती है? ये उल्टा, जब डोमेस्टिक करेंसी की, जब हमारे डॉलर, ये देखो, डिमांड ऑफ द डॉलर बराबर, ये कांस्टेंट है। इस बार सप्लाई देखो, इस बार मैंने सप्लाई को बताया है। ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये है, राइट। ओरिजिनल सप्लाई कर्व में अगर आप देखोगे तो जब $150 की इंडिया में डिमांड थी तो एक्सचेंज रेट इज 80। $150 क्वांटिटी की डिमांड है, बराबर है, तो एक्सचेंज रेट कितनी है? 80। लेकिन अब डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई बढ़ गई है, सॉरी, डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई ऑफ डॉलर्स हैज बीन इंक्रीज्ड, ऑल ऑफ यू। नाउ तो सप्लाई ऑफ डॉलर के बढ़ने से रेट कम हो जाएंगे। ओके, वेट 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 वेट, नाउ अंडरस्टैंड। ये है मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व और ये है मेरी ओरिजिनल डिमांड कर्व। दिस इज माय इक्विलिब्रियम। मान लीजिए $100, तो अभी 85 का एक्सचेंज रेट चल रहा है, मतलब $1 को खरीदने के लिए 85 रुपीज देने पड़ेंगे। अब अगर मान लो कि कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ जाता है या फॉरेन कंपनियां इंडिया में डॉलर्स इन्वेस्ट करती है, तो इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब डॉलर की सप्लाई 150 हो गई, बराबर। तो तुरंत आपका नया इक्विलिब्रियम आपकी इंडियन करेंसी को स्ट्रांग बना देगा। अब सिर्फ $1 के बदले 80 रुपए देने होंगे। तो सारा का सारा डिमांड, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिसिएशन देखो, इट टेक प्लेस व्हेन देयर इज एन डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइस टू द फॉरेन करेंसी। ये तो डेफिनेशन हुआ। द एक्सचेंज रेट ऑफ $1 डिक्रीज फ्रॉम 85 टू $80। तो डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो रही है, ऑल ऑफ यू। ये समझा? नाउ पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज depreciation versus devaluation. Friends, it is just a one line concept but very important. Depreciation of domestic currency and devaluation of domestic currency. Conceptually, both are similar concept, but there is a slight difference. Students normally get confused. Guys, depreciation of domestic currency take place when there is a decrease in the value of currency, but due to market forces. Oh, yes. Means depreciation is a decrease in the currency value, but due to market forces, it is automatic. Depreciation take place now when there is a floating exchange regime. Yes, floating exchange डिमांड बढ़ाती है। ना फॉरेन करेंसी की जब डिमांड बढ़ती है तो डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यू हो सकता है। ये सिर्फ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता। आप समझे? जिस दिन डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाए डॉलर की सप्लाई से, ना उस दिन इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट होगी। ना तो सर डिवैल्यूएशन क्या है? डिवैल्यूएशन भी डिक्रीज ही है। यहां पे भी इंडिया की करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज हो रही है, लेकिन गाइस ये मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट खुद डिक्रीज करती है अपनी हाथों से। मतलब डिवैल्यूएशन इज अ डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का डेलिबरेट डिसीजन होता है एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, और ये फिक्स एक्सचेंज रेजिम में होता है। ये कहां होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम में ही पॉसिबल है। ओके, नाउ जहां इंपोर्ट सस्ते लगते हैं और एक्सपोर्ट कॉस्टलियर लग सकते हैं। लेकिन गाइस एक लाइन का कंसेप्ट था, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, ऑटोमेटिक होता है, डिमांड और सप्लाई के फ्लक्चुएशन से होता है। डिवैल्यूएशन भी डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी है, लेकिन ये गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है, मार्केट फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं, ये फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम में होता है।
ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। अब समझे क्या बात है। अब आ जाओ एक लास्ट टॉपिक पे कि सर हम कब से एक्सचेंज रेट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से क्या हो सकता है, क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये जानना है जरूरी। तो इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस देखते हैं। नाउ सबसे पहले होम करेंसी डेप्रिसिएशन एंड होम करेंसी एप्रिसिएशन देखना होगा। होम करेंसी डेप्रिसिएशन एंड होम करेंसी एप्रिसिएशन। नाउ एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक डिमांड, नाउ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब देखते हैं इन, अगर होम करेंसी मतलब इंडियन करेंसी पकड़ लीजिए डिप्रिशिएट होगा तो क्या इंपैक्ट होंगे, और होम करेंसी अप्रिशिएट होगा, इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होगा तो क्या क्या इंपैक्ट होगा। मैंने एग्जैक्टली कंपैरिजन में रखा है, तो जरा ध्यान देना। डोमेस्टिक करेंसी जब डिप्रिशिएट होती है तो गाइज एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। ना एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट डिक्रीज, वो ऑपोजिट ऑटोमेटिकली चलेगा, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी सस्ती हो गई है तो फॉरेनर्स कम इंडियन करेंसी में पे करके ज्यादा खरीद सकते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ता है। इंपोर्ट कम हो जाते हैं क्योंकि इंडियंस, नाउ अगर आप इंडिया के पॉइंट से देखो और डोमेस्टिक करेंसी कम हो गई मतलब फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है और इंपोर्ट डिक्रीज होने लगते हैं। इंडियंस खरीदना फॉरेन प्रोडक्ट उनके लिए महंगे हो जाते हैं, वो खरीदना बंद कर देते हैं। डोमेस्टिक डिमांड, गाइस, डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फर्म, ये सब चीजें देखो। डोमेस्टिक डिमांड में मैं ये कह सकता हूं फ्रेंड्स नाउ कि डेप्रिसिएशन की वजह से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इंक्रीजेस, क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो चुका है तो फिर डोमेस्टिक गुड्स इंक्रीज होती है और एक्सपोर्ट भी बढ़ती है तो आउटपुट एक्सपांशन होने लगता है। ओके, नाउ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, गाइस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस जो है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को हायर डोमेस्टिक करेंसी इनफ्लो होती है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है इंपोर्ट फॉल हो रही है, तो ये तो डबल धमाका ऑफर हो जाता है। बराबर है। इनवर्ड रेमिटेंसेस भी इंक्रीज होते हैं ना, मतलब फॉरेन में बैठे हिंदुस्तानी लोग वो इंडिया में पैसा जबरदस्त भेजते हैं। ओके, तो रेमिटेंसेस टू होमलैंड बाय नॉन रेसिडेंट विल इंक्रीज, और ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल हो जाता है। तो गाइस, होम करेंसी डिप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, तो एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, फेवरेबल बैलेंस, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को प्रॉफिट होना, डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ जाना क्योंकि इंपोर्ट कम हो गया है, तो लोग अगर इंपोर्टेड गुड्स नहीं खरीदेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और होम करेंसी एप्रिसिएशन इसका पूरा का पूरा ऑपोजिट है। बराबर। तो होप आप लोगों को कंपैरिजन में सारी चीजें समझ में आई। तो एक्सचेंज रेट बहुत मैटर करती है, या तो गवर्नमेंट डिसाइड करे या फिर मार्केट डिसाइड करे। तो गाइज, मैं ये कह सकता हूं एक्सचेंज रेट सिर्फ करेंसी ही नहीं है, सिर्फ करेंसी का प्राइस नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का मिरर होता है। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन, सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।